नमस्कार फ्रेंड, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बेस्ट बुक के बारे में। कौन सा बुक आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए ताकि एक आप अच्छा स्कोर एनटीपीसी में कर सकें और आप इतना तो स्कोर कर सकें ताकि आप एक सीट मिनिमम आप कम से कम एक सीट सुनिश्चित कर सकें। ऐसा ना हो कि आप केवल और केवल कट ऑफ को पार करें और मेरिट आपका ना लगे, तो वो पढ़ाई किसी काम का नहीं होता है। तो कंप्लीट हमारा वीडियो होने वाला है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी अभी रेलवे में ही कार्य कर रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पे ही मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं फ्रेंड कि कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप पे उससे अच्छा स्कोर कर सकें। और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी 1 में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्क्स हुआ था, तो उससे किस प्रकार से बच सकते हैं। निगेटिव कम से कम हो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी करते होंगे, जैसा कि पिछले बार हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया था लेकिन निगेटिव हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उससे हम लोग किस प्रकार से बच सकते हैं। तो सबसे पहले एक आपको ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। ऐसे हम सभी लोगों को पता ही होगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सीबीटी 2 में आपके 50 नंबर आपके पूछे जाएंगे जीके एंड जीएस से, 35 नंबर आपके मैथ से पूछे जाएंगे और 35 नंबर आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका 70 नंबर का जो वेटेज होगा वह मैथ रीजनिंग का होगा। 50 नंबर का आपका जो वेटेज होगा उसमें आपके जीके जीएस करेंट अफेयर सारे चीज़ आपके इंक्लूड रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो मुख्य हमारा फोकस रहना चाहिए, जहां से हम नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, वो है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्यूरेसी मेंटेन रखेंगे, आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने 5 नंबर साइंस में या कहीं पर आपने कम मेहनत किया और 5 नंबर कम मेहनत अगर आपने मैथ में लगाया, तो आप 10 नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड। मैंने भी बहुत से रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं, उसी के आधार पर बता रहा हूँ आपको, कोई आपके साथ गलत जानकारी नहीं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो मैथ 35 नंबर का होता है और हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। सीबीटी 2 का हमारा टारगेट होना चाहिए 32 नंबर, मिनिमम 32 नंबर आपका स्कोर होना चाहिए एग्जाम में। सेट प्रैक्टिस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में आपका इतना स्कोर होना चाहिए। सेट प्रैक्टिस में आपका 34 स्कोर 35 स्कोर तक आपका होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत से मार्केट में बुक आते हैं और सीबीटी 2 की अगर बात करें तो आप इस बुक के ले सकते हैं अगर आपका मैथ बहुत अच्छा नहीं है तो। लेकिन हमें लगता नहीं है कि सीबीटी 2 में अगर कोई पहुंच गए होंगे तो उनका मैथ है बेसिक लेवल पर होगा। हालांकि सागिर अहमद का बुक आता है यह, इसमें आपको बेसिक्स लेवल में जिनको थोड़ा दिक्कत होता है, मैथ को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए यह बुक बहुत अच्छा हो जाएगा। टॉपिक वाइज इसमें आपको सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यह बुक आप ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको इतना रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आपने सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर किया है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप इस बुक को ले लीजिए। इस बुक की खासियत क्या है फ्रेंड, यह मुख्य रूप से रेलवे को लेकर के तैयार की गई है और इसमें वे सारे प्रश्न उसी टाइप के हैं जिस प्रकार के अभी ऑनलाइन प्रश्न में ऑनलाइन एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। और यह बुक अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो 1997 से 2020 तक के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसके इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है फ्रेंड कि पहली नंबर तो ये तो लेटेस्ट पैटर्न पे है रेलवे की। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, इस बुक में देखिए आपको बहुत से चीज़ आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे रेलवे में आप देखते होंगे बाइनरी नंबर निकालने के लिए रहता है, कुछ कुछ ऐसे एडिशनल टॉपिक हैं रेलवे में जो सिर्फ और सिर्फ अभी जो ऑनलाइन पैटर्न हो रहा है उसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे बाइनरी नंबर निकालना, बहुत सा ऐसा एडिशनल टॉपिक है जो रेलवे अभी हाल फिलहाल में ऐड किया है अपने एग्जाम में, तो वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूं, इन्होंने ऐसा कोई भी एक छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा है। तो मेरे अनुसार से पतली सी बुक है और इससे आप अपने तैयारी को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। एडवांस मैथ के भी लगभग सारे टॉपिक इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो मेरे अनुसार से मैथ के लिए यह बुक काफ़ी अच्छी हो सकती है। साथ में इस बुक की जो सबसे खासियत है फ्रेंड, वह यह है कि देखिए आप एग्जाम में जाते हैं, जैसे हमारा सीबीटी 2 में मुख्य रूप से क्या प्रॉब्लम करने वाला है, यहाँ पे आपका सबसे जो कीमती होने वाला है फ्रेंड सीबीटी 2 के लिए,
वह होने वाला है आपका समय। 120 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट में आपको सोल्व करना रहेगा, तो समय आपके पास बहुत कम होगा, इसलिए आपका मैथ तेजी से सोल्व होना चाहिए। तो इसमें आपको कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनको आप 5 से 10 सेकंड में मात्र सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको एलसीएम के 100 ट्रिक मिल जाएंगे, एचसीएफ के आपको 100 ट्रिक मिल जाएंगे। मतलब एक बुक है वो ट्रिकी बेस्ड है, शॉर्ट सारे इसमें प्रश्न को सोल्व करने का तरीका दिया गया है। तो एक बार जाकर के आप इसको जरूर देखिएगा। आप दुकान पर जाइएगा तो एक बार खुद से आप इस बुक को जरूर चेकआउट कीजिएगा, अगर किसी दोस्त के पास होगा तो यहाँ से आप मैथ को कर सकते हैं। साथ में यूथ कंपटीशन का एक बुक आता है मैथ के लिए भी, तो इसी प्रकार का उसका भी मैथ का रहेगा, तो उसको भी आप ले करके प्रैक्टिस के तौर पर इसको देख सकते हैं। इसमें जितने भी अभी ऑनलाइन प्रश्न हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, उसके आपके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, साथ में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें सोल्व किया गया है, तो इसको भी आप चाहें तो मैथ के लिए ले सकते हैं। मैथ के लिए आप कोई भी लीजिए, तो एक ही बुक लीजिए, चाहे तो आप ए ले लीजिए या तो फिर आप ए ले लीजिए, दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप ए ले लीजिए, अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप ए ले लीजिए। इसमें आपको बहुत शॉर्ट तरीके आपको बताए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए मेरे अनुसार से आपने CBT 1 क्रैक किया है, पढ़ने में अच्छे होंगे आप, तो आपको रीजनिंग के लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग के लिए आप कोई भी इस प्रकार का बुक ले लीजिए जिसमें रेलवे के आपके रीजनिंग के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यह बुक आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है, सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो हाल फिलहाल में रेलवे में हुए हैं। 8418 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और इसमें रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, रेलवे JEE, RPF कांस्टेबल, स्टेज 1, स्टेज 2, CBT 2 का भी इसमें दिया हुआ है। तो इससे आपको रेलवे का ट्रेंड पता चलेगा, मतलब रेलवे में किस प्रकार का रीजनिंग पूछा जा रहा है। हमेशा आप देखते होंगे रेलवे प्रश्नों को रिपीट करता है, उसी टाइप के हमेशा प्रश्न पूछते रहता है। तो यह यह बुक आपका काफ़ी उसमें मदद करेगा। और मान लीजिए कि कोई आपका दिक्कत हो रहा है, जैसे कुछ रीजनिंग के ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको कठिन लगते होंगे, जैसे कथन निष्कर्ष हो सकता है, वह कैलेंडर हो सकता है, वह ब्लड रिलेशन हो सकता है, कुछ भी ऐसा टॉपिक जो आपको हमेशा छूट रहा है रीजनिंग में, आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिन समय निकालिए, जितने भी टॉपिक हैं उस तरह के उसको आप यूट्यूब पर जाइए और उसको जितना बेहतर तरीका से हो सकता है, आप उसको जितना समय देना चाहते हैं उस समय दे करके आप उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। और यहाँ से उसको आकर के या किसी भी बुक से, अब मैं तो कहूँगा कि यह बुक बेस्ट है, लेकिन आपके पास अगर यह बुक नहीं है तो कोई भी अगर आपके पास रीजनिंग का बुक है वहाँ से आप जा करके रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग बुक से बंधा हुआ चीज़ नहीं है, या मैथ कोई बुक से बंधा हुआ चीज़ नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि इसके लिए एक बुक मैं बता दूं और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर करके आप अच्छा हो जाए मैथ में या रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग दोनों प्रैक्टिस का चीज़ है फ्रेंड। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी आपका उतना इंप्रूव होगा, नंबर आपका उतना इंप्रूव होगा, और मुख्य रूप से आपका जो अगले स्टेज में इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है फ्रेंड, वह आपका एक्यूरेसी ही निभाने वाला है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने एक्यूरेसी पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे समय दें, क्योंकि आपके साथ कई ऐसे छात्र होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे लेकिन सिर्फ इसको हवा में निकाल देंगे, वो इसको मतलब उपयोग में नहीं लेंगे। तो खुद से झूठ मत बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ रीजनिंग का। मुख्य रूप से 70 में आप टारगेट कीजिए कि 60 मेरा यहाँ से रहना चाहिए। तो उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वह साइंस का हो जाता है। साइंस में समस्या मुख्य रूप से क्या आती है फ्रेंड, कि आप देखते होंगे रेलवे के एग्जाम में कि आपके प्रश्न हैं वह डायरेक्ट बुक से नहीं रहते हैं, मतलब थ्योरी पर बेस्ड रहते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए 9-10 का बुक फॉलो कर सकते हैं, NCERT का फॉलो कर सकते हैं, भारतीय भवन का फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी NCERT यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने अपना साइंस इम्प्रूव किया था भारतीय भवन से ही, तो 9-10 का मैंने भारतीय भवन यूज़ किया था फ्रेंड। हालांकि मैं अभी NCERT यूज़ कर रहा हूँ। NCERT का लैंग्वेज थोड़ा स्टैंडर्ड है, भारतीय भवन का लैंग्वेज आपको इजी में मिल जाएगा, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और वहाँ से आप अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सकते हैं। जिनको मैथ में मतलब समझ नहीं पाते हैं, सॉरी फ्रेंड, साइंस को वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, वो भारतीय भवन को यूज़ करें। अगर वह किन्हीं का मान लीजिए कि साइंस बहुत अच्छा है, उनको बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं, बेसिक उनका बहुत अच्छा है, सारे उनके थ्योरम क्लियर हैं, सारे उनको रूल क्लियर हैं, 9-10 उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, तो वो क्या कर सकते हैं, लूसेंट का साइंस आता है, आप उसको ले लीजिए, वहाँ से आप पढ़ना चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या कहीं से आप पे कोई वन लाइनर बुक भी आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए जिनका साइंस बेहतर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वह जीके के लिए आता है। जीके के लिए आप लूसेंट का उपयोग कर सकते हैं, साथ में आप स्पीडी यूज कर सकते हैं। लूसेंट को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। देखिए आप अगर आप समय पे जीके पर देंगे तो मैथ रीजनिंग पर आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आप ज़्यादा समय मैथ रीजनिंग पर दीजिए और कम समय आप जीके पर दीजिए। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जीके मत पढ़िए, कम समय दीजिए। लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को छाटिए। जैसे कि अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, प्राचीन भारत के इतिहास के, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य से जैसे मगध के बारे में हमेशा पूछते रहता है। तो इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छाटिए और गैर इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लूसेंट से ना पढ़ें। उसके लेकर के आप स्पीडी को फॉलो कीजिए। कई लोग स्पीडी को नहीं फॉलो करते होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा स्पीडी को फॉलो करते रहा हूँ फ्रेंड। स्पीडी आपका सिर्फ इतना मदद करता है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं और अगर आपका वो बार बार गलत हो रहा है तो वहाँ पे आपका मदद करेगा स्पीडी। तो स्पीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे प्रश्नों के लिए जो आपके एग्जाम में 20 से 25% होते ही हैं और उसमें 10-15% लोग कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं। तो वहाँ पे आपका स्पीडी काफ़ी मदद करने वाला है। साथ में अगर कोई ऑब्जेक्टिव बुक प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, काफ़ी अच्छा बुक है, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सारे बुक का मैं फ़ोटो लगा देता हूँ। साथ में करेंट अफेयर की अगर बात करें फ्रेंड, तो करेंट अफेयर मैंने अपने बारे में बताऊं तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय मैं कॉलेज में था और मेरा रेलवे का एग्ज़ाम था फ्रेंड। तो मैंने इसी बुक को यूज़ करके 3 दिन में, मात्र मैं बताऊं आपको विश्वास नहीं होगा, 3 दिन में मैंने अपना करेंट अफेयर कंप्लीट किया था और लगभग 15 प्रश्न आए थे, जिसमें से मैंने 12 से 13 प्रश्न सही किया था। और मैं हमेशा अभी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं उस दिन से और आज तक मैंने लगभग 15 से प्लस एग्जाम में दे चुका हूं और हमेशा इस बुक को यूज़ किया हूं और हमेशा मुझे लगभग सफलता प्राप्त हुए हैं, 1-2 एग्जाम को छोड़ करके। तो यह बुक हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है स्पीडी का। इसको आप देख लीजिए, ब्लू कलर में ही लीजिएगा, रेड कलर में भी स्पीडी आता है लेकिन उसको आपको नहीं लेना है। स्पीडी का करेंट अफेयर वार्षिकांक ले लीजिएगा, 1 साल का इसमें करेंट अफेयर दिया हुआ रहेगा। इसका सबसे जो अच्छा खासियत क्या है फ्रेंड, कि इसमें गैर नेसेसरी चीज़ों को नहीं शामिल किया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी करेंट को शामिल किया गया, नहीं। बुक पतली सी होती है, जितना ज़रूरत हो उसमें सिर्फ उतना ही शामिल किया गया है, गैर नेसेसरी चीज़ों को नहीं शामिल किया गया है। और इसकी सबसे खासियत क्या बात है, जैसे अभी एडिटोरिया का भी करेंट अफेयर आता है, प्लेटफॉर्म का भी करेंट अफेयर आता है, दृष्टि का भी आता है, कई मानसिक करेंट अफेयर भी आते हैं। तो उसमें इसमें क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई 1 साल का करेंट अफेयर लिया तो उसमें 1 साल के ही करेंट अफेयर दिए हुए रहेंगे। लेकिन इस बुक की सबसे जो खासियत है, इसमें आपको 2016 के भी करेंट अफेयर देखने को मिलेंगे। 2016 के करेंट अफेयर वैसे करेंट अफेयर देखने को मिलेंगे जो, मान लीजिए कि कोई ऐसा खेल हुआ जो 2016 में हुआ लेकिन 2016 के बाद अभी तक 2021 में हुआ ही नहीं है, तो यह जो प्रश्न है 2016 का जो खेल वह 2021 में भी करेंट है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो प्रश्न आपके उस बुक में नहीं देखने को मिलेंगे 1 साल वाले में। तो यह बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, एक बार आप इसको जरूर जाकर देखिएगा। साथ में मैंने आप लोग के साथ सारे बुक शेयर किए, तो मेरे अनुसार से यह वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है और यह मेरा रेलवे का सेकंड चैनल है। तो मैंने सोचा कि बीपीएससी और रेलवे को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, इसलिए मैंने रेलवे का चैनल खोला, क्योंकि मैं रेलवे में हूँ। तो कुछ मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जानकारियाँ शेयर करूँ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, नया चैनल है, आप लोगों का थोड़ा प्यार मिले। तो अगर आपको कोई टॉपिक दिक्कत करता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, कुछ भी आपको दिक्कत करता है, कोई भी सवाल हो नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।